स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। A very good afternoon to all of you. I hope I am audible and visible to everyone. सभी को मेरी आवाज आ रही है clearly? देखिए, I want you to type it down in the chat box to let me know if things are audible clearly to you. Good afternoon. See, sometimes when you type this message in the chat box, तो कभी-कभी ये pause हो जाता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा कि ये pause हो जाए तो वापस आपको refresh करना, शायद ऐसा कुछ होता है, right? Please, all of you, give me a comment so that I can know that you are attentive and listening to me in the class. Rajkumar, Tarandeep, Piyush, Ishika, Pragya, ठीक है। तो you all have joined the anthropology course. Today in this class, we are going to have a broader discussion of how to approach anthropology. Right? हम लोग एक broad overview बनाएंगे कि कैसे हमें anthropology optional को approach करना है, किस तरह से हमें proceed करना है, क्योंकि आज आप लोगों का बैच स्टार्टिंग डेट है, तो हमें एक डायरेक्शन लेनी है कि किस डायरेक्शन में हमें अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है। राइट, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? देखिए, हमें इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, अदरवाइज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये है कि जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन भी कमजोर होता है। आई होप यू एग्री विद दिस। सो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट, आई वांट यू टू कमेंट इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन मेक इट अ मोर इंटरेक्टिव सेशन। राइट, आ रही बात समझ में? ठीक है गाइस? यस, नो? आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि जब आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा कमजोर होता है। देखो, ऑनलाइन की कंपल्शन है जहां पे कि अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इन दैट सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम लोग अटेंशन हमारा ब्रेक हो जाए, हम किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो इस बात को काउंटर करने के लिए आई मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग हियर, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड आई एम आस्किंग यू टू रिस्पॉन्ड। अब देखिए, I know all of you have chosen anthropology. So what was the consideration that you had in your mind before choosing anthropology as the optional? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि हमें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को चूज करना चाहिए? आई वुड वांट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। मोर स्कोरिंग, वेरी गुड। स्टैटिक सिलेबस, ओके, परफेक्ट। व्हाट एल्स? बाकी लोग या बस ऐसे ही कि सुन लिया था कि ठीक है ऑप्शन ले लेते हैं? It is interesting, definitely, Tarandeep. I think that should be the most important criteria for choosing any option. और बाकी लोग, Ishika, Pragya, what were your considerations? More interesting, perfect. So when, because of short syllabus and static syllabus, ठीक है, fair enough. अब देखो, most of you have clarified the reason behind your choice of this optional subject. जो लोग बोल रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है, तो क्या आपने कोई एंथ्रोपोलॉजी का कोई सोर्स पढ़ा है आज तक, या आपने कभी इसके बारे में कुछ जाना है आज तक? खुद से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या होता है इस सब्जेक्ट के अंदर? क्या आप लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा था? राजकुमार, पीनाथ बुक। पीनाथ बुक देखिए बहुत ही डिफिकल्ट बुक है, उसे अच्छा, ओके, यू हैव अ बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, सो दैट डेफिनेटली देयर वाज अ प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स एंथ्रोपोलॉजी।
देखिए नॉर्मली बायो बैकग्राउंड वालों की चॉइस होती है एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है, केरला स्टेट एससीईआरटी, वेरी गुड। इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट, दैट शोज दैट यू हैव डन सम वर्क टू नो इफ द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग और नॉट। यू हैड बायोलॉजी इन क्लास 10th। लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि सिर्फ बायो वालों के लिए ऑप्शनल नहीं है। ऑफ कोर्स बायो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, एक पर्टिकुलर सेक्शन है इसका, लेकिन सिर्फ बायोलॉजी ही एंथ्रोपोलॉजी नहीं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट है। हियर वी आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द बायोलॉजी, हियर वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द बायोलॉजी एंड वी वांट टू रिलेट इट टू समथिंग कॉल्ड एज कल्चर। अभी हम समझेंगे इसके बारे में कि क्या हम एग्जैक्टली करने वाले हैं सब्जेक्ट के अंदर, आखिर सब्जेक्ट डील किस चीज से करता है। तो मुझे जो फील हुआ आज तक कि ये इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट एक टॉपर्स की चॉइस है, राइट, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों में एक हल्का सा डर रहता है एंथ्रोपोलॉजी चूज करने का। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। और वो डर इसलिए रहता है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इसके अंदर बायो आएगी, और बायो जब आएगी तो उन्हें लगता है कि शायद बायो मुझे डिफिकल्ट लगे। लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं, इसमें बायो भी आएगी, वो मैन रिलेटेड बायो आएगी, यानी ह्यूमन रिलेटेड बायो आएगी। एंड इवन इन ह्यूमन रिलेटेड बायो दे आर ओनली गोइंग टू आस्क यू those parts of the biology which are going to help us in understanding the human beings better. क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का कोर, जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कोर है, वो है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन वेरिएशंस। द कोर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज ह्यूमन इवोल्यूशन, दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एंड हाउ डू द ह्यूमंस वेरी इन द प्रेजेंट टाइम्स, दैट इज द कोर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। और उसको समझने के लिए हमें जितनी बायोलॉजी की जरूरत पड़ेगी उतना बायो हम पढ़ेंगे। कितने लोग नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं यहां पे? सभी लोग आराम से कनेक्ट कर पा रहे हैं? आई होप देयर इज नो लैग और समथिंग। आपको प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आई एम श्योर कमेंट करने के बाद में कोई इश्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली मैंने देखा क्लास में हो जाता है कई बार ये, तो आई थिंक इट्स अ टेक्निकल ग्लिच व्हिच नीड्स टू बी रिजॉर्टेड। यस गाइस, कितने लोग नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं? Waiting for your comments. Okay, you're from non-biology background. Absolutely fine. और कोई? Ishika, you are from non-biology background. Perfect. Anybody else? अब देखो यूपीएससी की जो, पीयूष वेरी गुड, यूपीएससी की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपीएससी में सब्जेक्ट्स ही इतने सारे हैं कि आपका बैकग्राउंड यहां पे आकर इममटीरियल हो जाता है। हो सकता है आपने साइंस पढ़ी हो सकता है आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, राइट, लेकिन उसके बाद भी आपको यहां आकर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको यहां आकर इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, आपको भी एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, और ऑप्शनल जरूरी नहीं कि आप वो चूज करें जो आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड का था, क्योंकि ये यूपीएससी में हमेशा से ट्रेंड रहा है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ टॉपर हु ग्रेजुएटेड इन एंथ्रोपोलॉजी, which proves clearly that anthropology is an optional for everyone. Yes or no? ये सभी के लिए एक ऑप्शनल है, जिसके अंदर हमें ये बात समझनी होगी कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को फेवर नहीं करता है, और ये अपने आप में यूपीएससी में एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ऑप्शंस है, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका नेचर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसको एक स्कोरिंग एज मिलता है, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, और हम एक ब्रीफ ओवरव्यू भी लेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देखो मेरे कुछ सजेशंस हैं बिफोर आई इवन डेल्व इनटू व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। माय सजेशन इज कि किस तरह से हम लोग क्लासेस में प्रोसीड करेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। कुछ सेक्शंस में आई डिक्टेट नोट्स, तो आई वुड वांट यू टू टेक डाउन नोट्स, ठीक है। दूसरा, जो भी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें से आप कुछ स्क्रिबलिंग करेंगे, आप कुछ जो भी कीवर्ड्स आपको दिखते हैं या आपको कुछ आइडियाज दिखते हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। तीसरा, कुछ सेक्शंस के अंदर मैं हैंडआउट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, कुछ सेक्शंस में आई विल शेयर द हैंडआउट्स बिफोर हैंड एंड यू आर गोइंग टू यूज दोस हैंडआउट्स, राइट। आप उन हैंडआउट्स को साइड बाय साइड करेंगे
I'll make you highlight the most important parts. I'm going to explain everything which is part of the handouts जो आपको समझना होगा यहाँ पे. Yes, no? तीसरा, क्योंकि I do not want any intermediate layer between you guys and me. I do not want any intermediate layer, क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है डायरेक्टली इंटरेक्ट करें तो वो ज्यादा बेटर है कि आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, यू शुड डायरेक्टली बी एबल टू आस्क मी. और अगर मेरे कोई कंसर्न्स हैं या मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करूं, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो कई बार मैसेज लॉस्ट हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू टू जॉइन माय ग्रुप. सो सेंड मी अ मैसेज ऑन दिस नंबर. This is my WhatsApp number. Just drop me a message. I'll add you to the group, which will be our primary platform of communication. Where if you have any query, you ask me. If I have something to communicate, I'm going to communicate. ठीक है? All of you agree to this fact? सभी लोग agree करते हैं इस बात से? Yes or no? This WhatsApp group will be our primary point of communication. If you have any concerns or queries in your mind, you should directly reach out to me, because I'm the one who is responsible for anthropology. Nobody else is other than me. Agree? मानेंगे इस बात को सभी लोग? Right? फिर हम कुछ सोर्सेस के बारे में बात करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग समझेंगे क्लास के अंदर, हम लोग नोट्स भी लिखेंगे जहां जरूरत होगी, हम लोग हैंडआउट्स के थ्रू पढ़ेंगे जहां जरूरत होगी, लेकिन साथ के साथ मैं चाहूंगा कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने साथ रखें. जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हो उन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज को आप रेफर करते रहें. शुरुआत में लिखना शुरू ना करें, एक टाइम के बाद लिखना शुरू करेंगे, बताऊंगा कब लिखना शुरू करना है, लेकिन आप पीवाईक्यूज को हमेशा रेफर करते रहेंगे. पीवाईक्यूज की आपको ऑनलाइन बुक मिल जाएगी, टॉपिक वाइज में ऑनलाइन सोर्सेज भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनके थ्रू जाके आप डाउनलोड करके इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ठीक है? थर्ड चीज, आई विल मेक यू रीड सर्टेन बुक्स, एंड विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मास्टरिंग एनी ऑप्शन सब्जेक्ट. क्योंकि बिना बुक रीडिंग के जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी शैलो रहती है. और अगर आप नेचर देख लेंगे यूपीएससी एग्जाम का, जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी आजकल पूछ रहा है, जिस तरह के क्वेश्चंस उसने प्रीलिम्स के अंदर पूछे हैं, जिस तरह का पैटर्न वो खुद फॉलो कर रहा है, इसमें एक बात क्लियर हो जाती है हमें कि अब सिर्फ शॉर्टकट से एग्जाम निकालना मुश्किल है. आई एम होपिंग एवरीवन इज हियर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. यस नो? कई बार जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं और मैं पूछता हूं कि कितने लोग यूपीएससी निकालना चाहते हैं, तो कोई कॉन्फिडेंटली हाथ ऊपर नहीं कर पाता है. So I'm assuming all of you want to crack this examination. Yes, no? I want to see your enthusiasm. Right? तो जब आप इस इंटेंट के साथ ही आएंगे तो आप उस लेवल का एफर्ट भी मारेंगे. अदरवाइज अगर आप हाफ हार्टेड तरीके से आएंगे तो शायद आपके एफर्ट में भी कमी आएगी. यस और नो? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी हमें खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होता है कि हम सही से तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या क्या हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे. डेफिनेटली जब हमने सोच लिया है तो हम पूरा एफर्ट तो मारें, फिर ऑफ कोर्स रिजल्ट जो होगा वो देखेंगे. बट द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी देयर इज इंटेंट शुड बी वेरी क्लियर. व्हेन द इंटेंट इज क्लियर, दैट इज व्हेन यू कैन मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. राइट? एंड आई एम टेलिंग यू, यूपीएससी एक पढ़ाई वाला एग्जाम है. इट इज एन एकेडमिक एग्जाम. इट रिक्वायर्स एफर्ट, और वो एफर्ट सिर्फ शॉर्टकट से पूरा नहीं होता है. उसका एक ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ने का जिसे हमें फॉलो करना है, जिसमें ऑफ कोर्स आई हैव अ रोल टू प्ले. उसके अंदर मेरा रोल है आपको समझाना, चीजों को सिंप्लीफाई करना, आपको एग्जाम सेंट्रिक नोट्स प्रोवाइड करना, उसमें आपको डिक्टेट भी करवाना है, आपको हैंडआउट्स भी देने हैं, लेकिन साथ साथ आपसे भी कुछ एफर्ट एक्सपेक्टेड है. और वो एफर्ट क्या है? जब हम पढ़ेंगे तो हम पीवाईक्यूज को देखेंगे. जब पीवाईक्यूज को देखेंगे हमें कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप रीच आउट भी करेंगे मुझे. करेंगे ये बात? उसके बाद में एक टाइम आएगा जब हम पीवाईक्यूज को लिखेंगे भी. और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में आप अपने आंसर्स की क्वालिटी को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने जितने सालों से लोगों को पढ़ाया है और देखा है, तो जब आप 100 सवाल लिख लेते हैं उसके बाद में आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है, आपके एक्सप्रेशन में कमांड आती है.
आपके एक्सप्रेशन में क्वालिटी आती है। नोबडी इज अ गिफ्टेड राइटर, ठीक बात है। तो लेकिन हम अगर एफर्ट मारना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट आंसर तो किसी ना किसी दिन लिखना होगा, लेकिन वो फर्स्ट आंसर के ऊपर ही अगर आपने अपने आप को जज कर लिया तो शायद आप उसी दिन पढ़ना छोड़ देंगे या लिखना छोड़ देंगे। और ये बहुत बच्चों के साथ में होता है। उस बैरियर को क्रॉस करना है और वेट करना है और पेशेंस चाहिए हमें कि जब हम इस लायक हो जाएंगे कि हमने बहुत सारे आंसर्स लिख लिए, तो आप खुद इस पूरे प्रोसेस में, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, यू विल फिगर आउट कि हम कहां लैग कर रहे हैं और कहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यस, आई होप यू आर फॉलोइंग दिस आइडिया एंड यू प्रॉमिस मी टू डू दिस थिंग। करेंगे इस बात को? यस एवरीवन, I hope it is making sense to you. Please type it down. ठीक है, ये हमें बिल्कुल करना होगा, क्योंकि इसके बिना देखो क्या है कि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है मुझसे स्ट्रेट डाउन कर जाएंगे। मैं आपको फॉल्स मोटिवेशन दे सकता हूं, मैं आपको खुश रख सकता हूं अच्छी अच्छी बातें करके, बट दैट इज नॉट सॉल्व योर पर्पस। आपका पर्पस ही यहां पे एग्जाम निकालना है। आपका पर्पस सिर्फ क्लास से खुश होकर जाना नहीं है, आपका पर्पस सिर्फ अच्छी बातें सुन के जाना नहीं है, आपका पर्पस एग्जाम निकालना। और एग्जाम निकालने के लिए हमारे पास दो ही टूल्स हैं। पहला, सिलेबस में क्या दिया हुआ है उसको कैसे कवर करना है, वो मेरा टास्क है। उसको कहां से कवर करना है, ये मेरा टास्क है। फिर उसके बेसिस पे पीवाईक्यूज लिखना है हमको, क्योंकि पीवाईक्यूज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना पीवाईक्यूज के आप कभी भी चीजों में अच्छा नहीं कर सकते। पीवाईक्यूज हमें एक डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला टास्क हमारा है कि हम पीवाईक्यूज को मास्टर करें। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो ये इतना ज्यादा सच है कि पीवाईक्यूज कैसे आपको हेल्प करते हैं। आई हैड अ स्टूडेंट whose name was Abhishek Dawachia. प्रीलिम्स के बाद में ही केम टू मी, और उसका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं था। तो उसने बोला, सर मेरे पास प्री और मेंस के बीच का टाइम है, मैंने अपना ऑप्शनल का पेपर 1 पढ़ा है थोड़ा बहुत, और मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग है उसकी, लेकिन मैंने आंसर्स नहीं लिखे सर आज तक। अब कैसे इसको कंप्लीट करूं इन 3 महीने के टाइम में? जेन्युइन कंसर्न था। तो मैंने उसको बोला, यार कि एक तरीका ये हो सकता है कि जो भी तुमने पढ़ा है, कोर्स आपके पास नॉलेज होगी, वो नॉलेज आपने कैसे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी, आपने नोट्स पढ़े होंगे, आपने टीचर से पढ़ा होगा, आपने क्लासरूम किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन एक टास्क जो मैं आपको दे रहा हूं वो कर लेना। उसने बोला ठीक है। मैंने बोला, आप पीवाईक्यूज जितने हैं उन पीवाईक्यूज में जो थीम्स हैं, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक के ऊपर 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, तो वो एक थीम हो गई। उसका सबसे ब्रॉड और जो बड़ा क्वेश्चन है वो आप पिक कर लो। एंड आई टोल्ड हिम कि इस पीवाईक्यू को अपने नोट्स में देखकर उसका एक मॉडल आंसर बना लो। क्या बना ले? एक मॉडल आंसर। मॉडल आंसर का मतलब क्या है कि हम देख के लिखना सीखें पहले, कि जब हमें सब कुछ हमारे सामने है तो क्या हम इसका एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जब सब कुछ हमारे सामने है, नोट्स हमारे सामने है, किताब हमारे सामने है, हम लेक्चर सुन चुके हैं, इंटरनेट हमारे पास में है, तो क्या उसको देखकर हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं? एंड आई बेट यू कि जब आप देखकर आंसर लिखोगे तब भी आपको डिफिकल्टी आएगी, राइट? लेकिन ये टास्क करते करते आपका जो इनहिबिशन है आंसर राइटिंग का, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप बिना देखे लिखने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होता है। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट? All of you, please let me know in the chat box, because there's no other way I can know what you're thinking and what you're feeling, because I don't know your facial expressions. मानेंगे इस बात को सभी लोग? प्लीज लेट मी नो। ऑनलाइन में मेरे लिए, आप मेरी तरफ से देखो कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये बात समझ पाना कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। The only way through which I can know what you are feeling, what you are thinking, what you are understanding is through what you are typing it down here. Right? तो आप सबको इनर्शिया आया होगा। अगर आप सभी लोग जीएस की कोचिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी लोग? आप लोगों ने जीएस की कोचिंग कर ली है, चल रही है? कितने लोग फाउंडेशन कर रहे हैं स्टडी आईक्यू का?
आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव फेस दिस प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि ये हमने भी तैयारी की, हमने भी पता है कि कैसे ये प्रॉब्लम फेस होती है. ठीक बात है. देखो, आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस. आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स. 12 से 18 तक मैंने प्रिपेयर किया. 5 मैंने मेंस लिखे, 2 मैंने इंटरव्यूज दिए. फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू दिया. 2018 से आई हैव बीन टीचिंग, एंड एक्चुअली आई टीच इन ओल्ड राजेंद्र नगर. आई यूज्ड टू टीच इन ओल्ड राजेंद्र नगर अर्लियर एट राउज आईएएस. वहां मैंने 6 साल तक पढ़ाया और फिर मैं भी स्टडी आईक्यू आया हूं. पिछला 1-1.5 साल हुआ है मुझे. तो ओल्ड राजेंद्र नगर जो कि आपका मेन सेंटर है, हब है यूपीएससी प्रिपरेशन का, आई वर्क देयर एंड आई हैव सीन ब्रिलियंट पीपल क्वालिफाइंग फ्रॉम देयर. एंड आई थिंक those lessons have helped me in understanding कि क्या ये एग्जाम का प्रोसेस है. क्योंकि मैंने अपने टाइम पे शायद कुछ चीजें मिस कर दी थी, लेकिन जब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया, उनको जब पढ़ाया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि किस तरह से किन एरियाज पे वर्क करना होता है. कभी कई बार दूसरे को सजेशन देने में हम काफी अच्छे होते हैं, खुद इंप्लीमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. राइट? यू कैन गो एंड वॉच ऑल ऑफ माई डिस्कशंस. आई एम देयर ऑन यूट्यूब चैनल. एंथ्रोलॉजिकल इज माई चैनल. एंथ्रोलॉजिकल के नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं और आपका टेलीग्राम पे भी हूं एंथ्रोलॉजिकली. तो यू कैन गो एंड सी माई प्ले लिस्ट ऑन यूट्यूब चैनल वेयर आई हैव पोस्टेड, वेयर आई हैव कोलेटेड ऑल माई टॉपर स्टॉक्स, जहां पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे थे, जिनको मैंने मेंटर किया था, उनकी पूरी एक लिस्ट है. और उनसे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे उन डिस्कशन से कि हमें आखिर क्या करना चाहिए, क्या हमें प्रॉब्लम्स होती है और क्या हम गलतियां करते हैं. एनीवेज, तो माई टास्क इज व्हाट? वन पार्ट इज नॉलेज, बट हमें यहीं पे अटके नहीं रह जाना. ऑफ कोर्स ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इसी में नहीं अटकना है. तो दूसरा काम क्या करेंगे? पीवाईक्यूज देखेंगे, उनके मॉडल आंसर्स लिखेंगे. और मॉडल आंसर्स में आपको एक बात बता दूं कि मॉडल आंसर्स में आप बहुत ज्यादा आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे. मॉडल आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं. आप मॉडल आंसर लिखेंगे और आप जब पढ़ेंगे उसको, तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये बात तो मैं बोलना ही भूल गया, ये बात मैं ऐड कर सकता, लेकिन क्या इतनी ऐड करने की पॉसिबिलिटी थी मेरे पास में. ये सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्ट्रगल करना. ये सारा एक्सपीरियंस झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब आप ये नहीं करते हैं तो आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होती. आपने कितना भी समझा होगा, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे, दैट इज व्हेन यू आर एंगेजिंग विद द कंटेंट. दैट इज व्हेन यू आर फिगरिंग आउट कि मुझे कौन सा सेंटेंस लिखना है, या इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मुझे कैसे 2 लाइन के अंदर लिखना है. ये सारी कहानी ही तब आती है जब आप ये एफर्ट मारते हैं. डू यू एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट? कई बार आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आपको लगता है लिखना है, अब क्या लिखूं मैं इसमें. होता है सर. बताओ, टेल मी इन द कमेंट्स. डू यू फेस द सेम थिंग? टेल मी गाइस. तो उस इनहिबिशन को रोकना, ये स्किल है. इस स्किल को हमें डेवलप करना होगा, और ये स्किल आपको कोई सिखा नहीं सकता. ये हिट एंड ट्रायल से ही होता है. दिस इज अ स्किल दैट यू डेवलप बाय डूइंग इट ऑन योर ओन, एंड आई वांट यू टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एक्सरसाइज. क्योंकि जब आपने उस मशक्कत करके, हो सकता है आपको एक एक आंसर लिखने में 1-1 घंटा लग जाए कई बार, लेकिन उससे डरना नहीं है. वो जो टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, एक्चुअली वहीं उसी टाइम पे आप सबसे ज्यादा लर्निंग कर रहे हैं. उसी टाइम पे आप सोच रहे हैं कि आखिर यूपीएससी में मुझे लिखना क्या होगा. इस टाइम में आप न टाइम लिमिट की चिंता करेंगे, क्योंकि उसका प्रेशर भी आपके पास नहीं है. दूसरा, वर्ड लिमिट की भी बहुत चिंता ना करें. डोंट बॉदर टू मच अबाउट द वर्ड लिमिट ऑल्सो. वर्ड लिमिट का मतलब है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको 3 पेज में लिखना था, 4 पेज में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब आपने ये थीम लिख ली है, मान लीजिए एक टॉपिक है कल्चरल रिलेटिविज्म, और जब उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने 4 पेज में लिख लिया है, तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपने कितनी ही किताबें पढ़ी हो, कितने ही नोट्स पढ़े हो, लेकिन जो आपने खुद से यहां लिखा है सोच सोच के, वही आपका कंटेंट है. वही क्या है? आपका कंटेंट है. और फिर इसको हम जाके लेके जाएंगे और अप्लाई करेंगे टेस्ट के अंदर.
इसी बात को पढ़ के इसी को रिवाइज करके फिर हम टेस्ट में लिखेंगे, ताकि हम ये भी चीज चेक कर पाएंगे कि हम आखिर रिकॉल कितना कर पा रहे हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, योर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज कंसिडरेबली इन द टेस्ट इफ यू डू दिस एक्सरसाइज. आप जीएस के लिए भी करके देख सकते हो ये. क्योंकि वो जो डर है हमारा क्वेश्चन के साथ भिड़ने का, वो डर ही हमें रोक रहा है पीछे, वही हमें इंप्रूव नहीं करने दे रहा. क्योंकि इवेंचुअली हमें इंप्रूवमेंट करना है. कोई भी गिफ्टेड नहीं होता, कोई भी यूपीएससी की तैयारी बचपन से नहीं करता है. हर एक इंसान आके बाद में ही तैयारी करता है, क्योंकि नेचर ही ऐसा सिलेबस का. कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो जिसने आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा या कॉलेज में पढ़ लिया होगा वो एडवांटेज देगा. आप देखेंगे बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव स्टडीड इन आईआईटीज, डॉक्टर हैं सब कुछ, लेकिन क्या वो डायरेक्टली एप्लीकेबल है? नहीं. जनरल स्टडीज में 4 पेपर हैं, ऐसे राइटिंग है यहाँ पर. ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैं आपको बता दूं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है. क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है और सेमेस्टर एग्जाम में आपको सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स पढ़ के जाने होते हैं. यहां पर आपको पूरा बीए एमए लेवल का सब कुछ मिलाकर एक साथ 6 घंटे के अंदर लिख के आना है. तो कुछ तैयारी में डिफरेंस होगा, कुछ प्रिपरेशन में डिफरेंस होगा. डू यू एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट? मानेंगे इस बात को? Right, guys? I hope you're following this. So my point is, this step is the step that majority of the aspirants have been skipping. So I was telling you about Abhishek Devachia, and he prepared all these model answers. In the time period of 2.5 months, उसने पेपर 1 के 250 आंसर्स लिखे, मॉडल आंसर्स देख देख के. रोज के 5 से 10 क्वेश्चन लिख लेता था वो, कभी कभी ज्यादा भी देख के लिखता था. लेकिन वो बोला कि सर जब देख के लिखा तो सारी चीज याद हो गई. और जब उसने मेंस एग्जाम लिखा और जब मार्क्स आए फाइनली, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी रैंक आई 615. और जब मार्क्स आए टू माय सरप्राइज, इन द पेपर 1 इन हिज ऑप्शनल ही हैड 171 मार्क्स आउट ऑफ 250. कितने मार्क्स थे? 171. सेकंड हाईएस्ट थे उसके अपने ऑप्शनल में पूरे इंडिया में. क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनको उसके पास में आई जब वो उसने आंसर्स लिखे, उसे ये भी पता था कि उसे लिखना क्या एग्जाम में. ये बात सब कुछ उसे रियलाइज हुई जब उसने ये लिखा. पेपर 2 में इतना एफर्ट नहीं मार पाया वो, क्योंकि उसका टाइम नहीं था, लेकिन तब भी उसके बाद 120 मार्क्स उसके अंदर आ गए. तो 291 मार्क्स जब आपके पास आ गए तो आप वैसे ही कंपटीशन के अंदर आप मतलब टॉप में आ गए सब में. मानेंगे इस बात को? तो प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है. प्रोसेस बोरिंग है, प्रोसेस में एफर्ट है, प्रोसेस में हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, क्योंकि यूपीएससी में देयर आर नो शॉर्टकट्स. आई होप ऑल ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड इट बाय नाउ. आप सभी धीरे धीरे इस बात को रियलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि हम सोच के कुछ और आते हैं, जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि यार इस एग्जाम के अंदर पढ़ना काफी सारा है. राइट? लेट मी टेल यू, if anybody is telling you that there is a shortcut to this examination, there is no shortcut to this examination. There can be focused preparation, there can be targeted preparation, but eventually it is you who has to make the effort. I'm here to assist you, I'm going to teach the same thing, but फिर भी अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से प्रोसेस करेंगे. कोई सोचेगा सिर्फ क्लास सुन लेता हूं सर की, ठीक है सुन ले, कितना फायदा होगा नहीं पता, लेकिन ये मेथड जो है ये फुल प्रूफ मेथड है. तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर. यस गाइस, यस और नो? राइट? ठीक है गाइस. प्लस पढ़ते वक्त आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी विल रिक्वायर टू रीड सर्टन बुक्स, एंड आई विल टेल यू विच बुक्स टू रीड, कब पढ़ना है उनको, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा. ठीक है? अब देखिए, लेट अस कम टू आवर टॉपिक, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी. आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, एंड फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम द क्लासेस. मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस, जहां पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक देयर. राइट? तो देखो, if you look at this term anthropology itself,
It is composed of two terms. I hope all of you are comfortable with the medium in which I am speaking. सभी लोग comfortable हैं? Mostly while I'm teaching, I'm going to use English only, and I have a logic behind that. क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर हिंदी में बोलिए, लेकिन हिंदी में मैं बोल सकता हूं, मुझे आता है हिंदी में बोलना, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब एग्जाम आपको इंग्लिश में लिखना है तो थोड़ा आप इंग्लिश में सुनना भी सीखेंगे तो शायद आपका एक्सप्रेशन और बेटर होगा. कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई विल रिपीट इट अगेन. एंड फॉर यू, आपको अपने अंदर जितने इनहिबिशन है, आपके अंदर जो शंका है, उसको आपको यहां दूर होकर आना है क्लास में. इफ यू हैव डाउट यू आस्क मी फ्रीली. गेटिंग माय पॉइंट? तो नाउ सी, if you look at this term anthropology, it is composed of two fundamental terms. One is anthropos and second one is logos. Now anthropos means man, and in present context we use the term human being, right? While when you look at the term logos, it means to study. Perfect, Rajkumar. No problem in that. Look, when you have chosen English medium as your optional, as your medium of writing in the examination, so why not listen to English also? So it is going to refine things for you also. Logos means to study, and not just studying anything simply, but it is about studying things scientifically. Studying things scientifically. For example, you might have heard the term biology. So bio means what? Living beings. Logy means to study the living beings. So it has both study of plants as well as animals. Psychology, to study the human psyche, right? Similarly, anthropology is what? The study of the man. Anthropology is the study of the man, or it is the scientific study of human beings. Right or wrong? But a natural question that would come to your mind is that when anthropology is claiming that I am the study of man, or anthropology is the study of the human beings, is anthropology the only discipline which studies the human beings? Or what are the other disciplines doing? Are they studying something different? Are they not studying human beings? Or are they not trying to understand things related to the human beings? For example, what is political science studying? What is sociology studying? What is philosophy studying? Are they not studying human beings? Or are they not studying things that are related to the human beings? Then why exactly anthropology is claiming that I am the study of man? What is so unique about anthropology? Tell me. Is it intriguing or not? Is it arousing some curiosity in your mind or not? That why have they chosen this name? That they have gone on to the extent of claiming that we are the study of human beings. All other disciplines are doing the same thing. Do you agree with me or not? Tell me. बताओ. Tell me everyone. भाई जब एंथ्रोपोलॉजी क्लेम कर रहा है कि आई एम द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, तो बाकी डिसिप्लिन्स भी तो यही काम कर रहे हैं. What is so different about anthropology then? That should be the natural thing that should come to your mind. पहली बात सोच के हमारे दिमाग में आना चाहिए कि what is so unique about anthropology that it has even chosen the name
that it is the study of human beings. To understand this aspect, we need to go a bit deeper. And some anthropologists and their definitions of anthropology is going to help us in understanding the essence of what anthropology is all about. So there is one thinker whose name is Herzkovits, Melville J. Herzkovits. He has defined anthropology as the study of man and his works. He defines anthropology as the study of man and his works. And what does he mean by this? There's another one whose name is Kluckhohn. Clyde Kluckhohn is the name of that anthropologist. He has said, out of all the disciplines that are studying human beings, out of all the disciplines, all the subjects that you have who are trying to study the human beings, anthropology is the only subject. जितने भी आप डिसिप्लिन्स देख रहे हैं आज जो ह्यूमन बींग्स के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी में से अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को देखेंगे, out of all the disciplines which are trying to study the human beings, anthropology comes nearest to the total study of mankind. Anthropology comes nearest to the total study of the mankind. And why is he claiming this thing? So from these two definitions, we get some idea. We actually now have certain specific things to deal with. Because if you look at just the meaning of this term, it was simply to study the mankind. Which aspects of the mankind is it interested in? And when we look at this definition, one is claiming that is the study of man and his works. The other one is claiming that out of all the disciplines, anthropology comes nearest to the total study of the mankind. Meaning, it is trying to study all the aspects of mankind. And in fact, both of them are connected to each other. I hope everyone is following this thing. आ रही सभी को समझ में बात? Please type it down in the chat box. Yes, no, everyone. I hope it is clear to everyone. तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इन सभी डेफिनेशंस का मतलब क्या है, जिसके बेसिस पे we are going to get an idea that what exactly anthropology is going to deal with. When you look at this definition of Herzkovits, that is, it is the study of man and his works. Actually, anthropology tries to address a very fundamental, no, don't write it down. Don't write down, just listen to me right now. We will have ample opportunity to write notes. When it is about dictating notes, I am going to formally dictate those notes. मैं आपको फॉर्मली उन नोट्स को डिक्टेट करूंगा जब मैं खुद बोलूंगा. आप स्क्रिबल कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी क्लास सुन रहे हो और आपने ये देखा तो आपने देखा कि हाँ एंथ्रोपॉज और लोगोस, तो लिख सकते हैं इस बात को एक रफ पार्ट में, है ना कर्णदीप? राइट, ऑल ऑफ यू. तो ये बात हमने हल्की सी स्क्रिबल कर ली, या हमने ये लिख लिया कि हर्ट्जकोविट्स ने बोला है कि इट इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स, इतना लिख सकते हैं. या क्लूकॉन ने बोला है कि एंथ्रो कम्स नियरेस्ट टू द टोटल स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इतना लिख सकते हैं. ठीक है, कुछ कुछ बातों को आप लिख लें ताकि आप वापस से जब इसको देखेंगे तो आपको वो रिकॉल हो जाएगी बात. ठीक है गाइस, तो अब आ जाते हैं वापस से.
कि इन्होंने बोला कि इट इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। और अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को देखेंगे, दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इस डिसिप्लिन की शुरुआत कहां से होती है, दैट वेयर डज दिस डिसिप्लिन स्टार्ट फ्रॉम, और व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ दिस डिसिप्लिन, वन। Secondly, what is the answer that it is trying to, what is the question that it is trying to answer? What is the most fundamental thing about the human beings that anthropology is trying to answer? That is something of concern to us here in this particular discussion. ठीक बात है। तो देखो कि एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत होती है कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, यानी कि जब यूरोपियंस पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर रहे थे, when the Europeans were colonizing different parts of the world, that is when anthropology became a discipline. Anthropology emerged as a discipline, right? Secondly, even before colonialism, there was one fundamental question that was there in the minds of the individuals. भाई पहले जब लोग ह्यूमन बीइंग्स को बाकी जानवरों के साथ देखते थे तो उन्हें लगता था कि यार इंसान कुछ अलग है, कुछ यूनिक बात है इंसान के पास में, है। आई होप आप सभी को भी ये रियलाइज होता होगा कि ह्यूमन बीइंग्स में कुछ बात अलग है, दे आर अ बिट डिफरेंट। इफ यू लुक एट अस फंडामेंटली, वी आर एनिमल्स ओनली, वी आर बायोलॉजिकल बीइंग्स ओनली, यस और नो? आर वी नॉट पार्ट ऑफ द बायोलॉजी? वी आर लिविंग बीइंग्स। So if we are living beings, definitely we are what? Biological beings. Right or wrong? We are biological beings, yes, no? I hope you agree to this fact. But if we are biological beings, what is it that is different about us? And if there is something different about us, how did we reach here? सभी लोग इस बात को मानेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं? पहले यस नो, टेल मी। Do all of you agree to this idea that human beings are biological beings? Yes, I hope all of you agree. We are living beings, and by the virtue of being living beings, we are part of the biological world. Similar to any other animal on this planet, we are also animals. But what is so different about us? Or what is so unique about us? और जिस दिन आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे तो आप खुद वंडर करेंगे कि हमारे बारे में अलग क्या है। सोचेंगे, you're going to think that what is so different about the human beings? Is there anything different about the human beings as compared to the other animals on this planet? For example, Rajkumar has said we can think. Okay, fine. What else? Tell me, guys. Intelligence, ठीक है, but that is of course one factor. But at an overall level, even if you see things, you're going to find that okay, things are pretty different for the human beings. है ये बात? जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अरे डिग्निटी वगैरह तो बहुत बात की बात है, सिंपल एग्जांपल देता हूं। ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि एनिमल्स है, ये बात तो सभी एग्री कर चुके हैं। तो हाउ डू द ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस? Human beings, by the virtue of being animals, they also reproduce sexually. Yes, I hope all of you agree that human beings reproduce sexually. Right? And animals also produce sexually. Animals also produce what? Reproduce what? Sexually. Yes or no? If you look at the mode of reproduction in the animals, you would agree with me on this fact that the animals also reproduce sexually, human beings also do sexual reproduction. So because human beings are biological beings, we get to know that human beings reproduce sexually. Yes or no? So then let me ask you a follow-up question. If human beings reproduce sexually,
meaning you will have males and females in the human beings because you require opposite sexes for sexual reproduction. Very fundamental thing. But can in human beings any male choose any female for sexual reproduction? Can human beings mate with any other human being that is present on this planet? बायोलॉजिकली पॉसिबल है, पर क्या वो कर पाएंगे इस बात को? Why not? Why not? पॉसिबिलिटी तो है बायोलॉजिकली करने की, पर फिर भी क्यों नहीं करेंगे? There are rules, there is society, fair enough. And how would the human beings reproduce? How would the human beings sexually reproduce? What does the society tell us? What does the society tell us to do? Society tells us that if you need to reproduce sexually, we have something called as marriage. Mostly after marriage, or you can say that is the most accepted form in the society, right, Ishika? But if you look at animals, do they have anything called as marriage? Do the cows have something called as marriage? Or do the dogs have anything called as marriage? No, of course not. This makes us wonder that human beings are different. Let me take another example. Let's say there is a man and there is a chimpanzee. Chimpanzee one fine Sunday morning decides that I've had enough with the tropical areas. Now I want to go and explore the polar areas because I've never been to the polar areas. So the chimpanzee starts migrating from Africa towards the polar areas. And when he reaches to the cold Arctic region, he finds that the environment is absolutely cold. It is shivering. The temperature is in negative here. Will the chimpanzee survive? That's my question. Will the chimpanzee survive in these polar cold conditions? Tell me, guys. Or let me rephrase this question. If let's say there is a polar bear. Polar bear says, I have been living for generations in the Arctic region. I want to go to Rajasthan and enjoy the Thar Desert. And decides to walk southwards. Lands up in Rajasthan, in Jaipur, Chittor. Because I'm from Chittor. Will polar bear survive here? Will the polar bear survive here? It also dies. But man decides, I want to go and live in the Arctic region. Man decides, I've had enough with the earth also. I want to go and live on moon. Or man decides, I want to go and live in the desert. Will the man survive?
will the man survive? Only Pragya is confident. Tarandeep says yes. Who else thinks the man will survive? And how would the man survive? Darshana, you are saying man can adapt better. How would the man adapt? Do we have the biological capability of going and adapting to these conditions? क्या हमारे पास बायोलॉजिकली वहां जाकर अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है? Tell me. Do we have the capability of going and biologically adapting to these circumstances? Extreme cold, extreme hot, a place where there is no gravity, a place where there is no atmosphere. Do we have the biological capability of adapting to those circumstances? No. Like any other animal, we would also die if we were to go only with our biology there. हम भी अगर जाएंगे सिर्फ अपने बायोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए वहां पे, तो वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव देयर. लाइक एनी अदर एनिमल, वी आर एज हेल्पलेस एज अ चिंपैंजी, वी आर एज हेल्पलेस एज अ पोलर बियर. तो ये जो टेक्नोलॉजी है आप जिसको बोल रहे हो, जो लोग बोल रहे हैं एजुकेशनल अवेयरनेस है, कुछ लोग बोल रहे हैं इंटेलिजेंस है, और and when we are discussing that human beings have a different way of thinking, all of these things that are peculiar about human beings. For example, we are biological beings, but we have a different way of living. We sexually reproduce but by marriage, unlike any other animal. Or we have the possibility of surviving in adverse circumstances, despite being biologically as vulnerable as a chimpanzee or as a polar bear. Because we can create certain things. Just if you decide to go and live in the Arctic region, so you would definitely not forget to carry your jackets. You would want some heated apartment there. You would build a house in which you are going to live in the heated circumstances. Right? You are going to protect yourself against the cold. And these things which you find in the human beings, which are actually creation of the mankind, which are the things that the humans have created themselves. Is it not? These are the things that humans have created or not? Because of which they are going to survive in those circumstances. For example, a man goes to the Arctic region and builds a house, uses fire, wears a jacket. All of these are what? Humans have created them. हाँ है ना, ह्यूमंस ने खुद ने बनाया इस बात को. And this aspect of the human being, in terms of the thought process and in terms of the creations that the human beings have created, is called as culture. What do we call it? We call these things which are creation of the mankind as what? Culture. Right? Do you agree to this or not? This is something that we call as culture in anthropology. Yes, no, guys? Please tell me. I hope all of you are understanding this aspect. भाई आप देखो, एनिमल के अंदर तो नहीं है वो. चिंपैंजी अपना जैकेट खुद बना के नहीं ले जा सकता है. पोलर बियर अपना पूरा फर हटा के ना आ सकता है, एसी चला के नहीं रह सकता है. Even if they have to survive,
It is a human being which is going to create an artificial environment in which the chimpanzee might survive in the Arctic region. क्योंकि आप वहां पे वार्म टेम्परेचर क्रिएट कर दो. कौन करेगा ये? ह्यूमन बीइंग करेगा. तो इट मेक्स अस वंडर कि why only humans could do this thing. आता है मन में सवाल कि आखिर इंसान ही क्यों कर पाता है ये बात, बाकी जानवर क्यों नहीं कर पाते हैं. आएगा ये फंडामेंटल क्वेश्चन सभी के दिमाग में आएगा. आई एम अज्यूमिंग कि व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, कि व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स एबल टू डू दिस थिंग एंड व्हाई अदर एनिमल्स आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग द सेम थिंग. And people have speculated about this thing. Of course, some people are saying it is intelligence. But then why did human beings only have this kind of intelligence and not other animals? Why do the human beings only have something called as intelligence, which is largely absent in other animals? What is the reason behind that thing? ऐसा क्यों है कि हमें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इतनी इंटेलिजेंस मिल रही है, बाकी में क्यों नहीं मिल रही है? क्या हुआ ऐसा? तो कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इंटेलिजेंट हैं या डिफरेंट है एनिमल से इसलिए क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है. भगवान ने दुनिया बनाई. गॉड क्रिएटेड द होल वर्ल्ड. And in this creation, he gave a special position to human beings. एक तरीका तो यह हो सकता समझने का कि भगवान चाहते थे कि इंसान इंटेलिजेंट हो. है? लग रहा आपको ये बात? समझ रहे इस बात को? Right, guys? I hope all of you are understanding this thing. So one way of explaining this thing about the human beings is that human beings are unique, they are different because they are God's creation. But is it a scientific claim? Saying that God has created human beings and God has created the whole of the world, is it a scientific claim? Because for it to be scientific claim, see, there might have been a time when people did not know about the evolution, Tarandeep. Right or wrong? There was a time in the history of the human beings when they did not know about something called as evolution. And in Western societies or in Europe, the people who used to follow Bible used to say what? God has created everybody. And human beings are unique in this whole world because they are the creation of the man, creation of the God. They are the special creation of the God, and that is why the world looks like this. It was the biblical understanding that God has created everyone, and that is why God has created human beings as a special creation, and that is why human beings are intelligent, and because they are intelligent, they can do so many things. But it is not a scientific claim, because for it to be scientific claim, we should know that there is somebody who is God. And largely, till today, no evidence exists about God also. देखा किसी ने भगवान को? देखा किसी ने भगवान को? जिस दिन देख लिया तो आप खुद भगवान बन जाएंगे. राइट और रॉन्ग? तो गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, इसका हमारा काम नहीं इस पर डिबेट करना है.
लेकिन हम इस बात को प्रूव भी नहीं कर सकते गॉड है या नहीं है। तो जिस बात को हम प्रूव ही नहीं कर पा रहे तो हम ये कैसे मान लें कि उन्होंने हम सबको बनाया है? ये भी अपने आप में डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा फ्लॉड लग रहा है। आपका बिलीफ होगा कि गॉड है, हो सकता है, पर साइंटिफिकली प्रूव कर पाना मुश्किल है पहले तो गॉड के एग्जिस्टेंस को। और जब गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाना मुश्किल है तो इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि गॉड ने हमें स्पेशल क्रिएशन बनाया था? राइट और रॉन्ग? Then came Charles Darwin, who countered all these claims of special creation. चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किया पूरी दुनिया को, बार बार उसने ऑब्जर्व किया, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, ट्रैवल किया, जितने लोगों ने पढ़ाई कर रखी थी, चीजों की पढ़ा था, लिविंग बींग्स को पढ़ा था, उनको ऑब्जर्व किया, एंड ही केम टू अ वेरी सिंपल कंक्लूजन। कौन सा वर्क है चार्ल्स डार्विन का सबसे फेमस, जिसको हम आज भी सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं? The name of Charles Darwin's work is Origin of the Species by the Means of Natural Selection. क्या नाम है उस वर्क का? Origin of the Species by the Means of Natural Selection. Right? और उन्होंने बोला कि Origin of the Species ये है कि species actually all of them evolve, and he gave us the mechanism of something called as evolution. And one of the most important aspect, अभी अपन डार्विन के अंदर नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा ब्रॉडली समझते हैं, ये समझते हैं, when he talked about evolution, he actually meant what? That if you look at all the living species on the planet today, आप जितने भी जानवर, प्लांट्स, सबको देख पा रहे हो आज जो जिंदा है यहाँ पर, बहुत सारे स्पीशीज हैं आज। ह्यूमंस एक स्पीशीज है, डॉग्स एक स्पीशीज है, कैट्स एक स्पीशीज है, काउज एक स्पीशीज है, तो बहुत सारे स्पीशीज हैं दुनिया में। So he said that if you look at all of the living species on the planet today, actually all of them have evolved from previously existing species on the planet, or simply all of the living species have evolved from the past species on this planet. He was able to provide a theory about evolution. है? बस उसने बोला गॉड ने बनाया नहीं बनाया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई एम श्योर that all of the living species on the planet today have evolved from what? Previously existing species on the planet, or the past species on this planet. And that is why there is some relation that exists between the living species also. जितनी भी living species आप देख रहे हो, इनमें कोई ना कोई connection है past का। Right? Meaning, Darwin addressed a very important curiosity about the human beings, and which was that we always had this curiosity in our mind that how did we become the human beings that we are today. How did we become the human beings that we are today? Meaning, today we are what? We are a biological being, definitely because we are alive. And we also have something called as culture, because these are the things that we have created.
We can survive in adverse circumstances by creating certain things like a house or a jacket. In fact, if we have to pursue our biological goal of marriage, biological goal of reproduction, sorry, we have something called as marriage, which is also creation of mankind, and which we have termed as what? Culture. So we also wanted to understand, how did the human beings become the human beings that we are today culturally? And actually, whole of your anthropology surrounds and addresses this fundamental question. Whole of your anthropology actually does what? It addresses this very fundamental question about the human beings. That how did we become the human beings that we are today? One, biologically, and two, culturally. That is, when did we appear for the first time on this planet Earth? When did we appear for the first time on the planet Earth? Have we always been here? Or was there a point in time in the past when we appeared on the planet Earth? Did we appear on the planet Earth by a miracle, or by a simple process that is followed by all the other animals on this planet? And if we talk about culture, how did we develop the culture in the first place? And in fact, it does not just stop here. It also wants to understand that how the biology is related to culture, how the change in the human biology, or how the human biology has helped the humans to develop this something called as culture, and how has the culture shaped our biology. आ रही बात समझ में सबको? I hope all of you are understanding. Just listen to today's class like a story. है कि नहीं है? भाई पहले हमने एस्टैब्लिश किया कि ह्यूमन बीइंग्स एनिमल है, ठीक बात है. फिर हमने एस्टैब्लिश किया कि एनिमल तो है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का एनिमल है. किस टाइप का एनिमल है? कि ह्यूमन बीइंग्स कैन गो एंड सर्वाइव इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. व्हाई? बिकॉज दे हैव समथिंग कॉल्ड एज कल्चर. सो वी गॉट टू नो दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव समथिंग कॉल्ड एज कल्चर. Then people speculated in the past that human beings are unique because they have something called as culture. लेकिन ये कल्चर आया कहां से इंसान के पास में? कुछ लोगों ने कहा भगवान ने उसे बनाया, स्पेशल क्रिएशन है भगवान की. और जब ये स्पेशल क्रिएशन है भगवान की तो हो सकता है इसलिए हो. लेकिन इस बात को, ये बात साइंटिफिकली सेटिस्फाइंग नहीं थी. दिस थिंग वाज नॉट साइंटिफिकली सेटिस्फाइंग. क्योंकि हमने शुरू में ही क्लेम किया कि एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंड फॉर इट टू बी साइंटिफिक देयर नीड्स टू बी सर्टेन एविडेंसेस. Yes or no? So it wants to address what? Two fundamental curiosities about the human beings, that how did we become the human beings that we are biologically today? And how did we become the cultural beings that we are today? Do you all agree with me on this? And that is why if you pick up the syllabus of anthropology, you're going to get what? First part, one component of anthropology is the biological anthropology, which is physical anthropology. And second part of anthropology is the cultural anthropology. Yes or no? Social cultural anthropology है, दो fundamental parts में divided है syllabus. लेकिन वो divided होने के बाद भी एक दूसरे से related है. क्योंकि it also wants to understand how the biology has influenced culture and how the culture has influenced biology. तो देखो, आपने सुना होगा, जैसे हमने एक चीज डिस्कस की अभी जस्ट, कि ह्यूमन बीइंग्स हैव समथिंग कॉल्ड एज मैरिज. अब मैरिज जो है वो क्या है? सोशल रूल है. मानेंगे इस बात को? मैरिज इज सोशल रूल. यानी कि ऑल ऑफ अस हैव समहाउ एग्रीड टू दिस आइडिया दैट वी आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस थ्रू मैरिज. ब्रॉडली दिस इज द थिंग. ये भी कल्चर है. दूसरा, वी कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स थ्रू विच वी आर गोइंग टू सर्वाइव हियर. ये भी कल्चर है. In aspects of the culture को जहां we can create certain things, we call it as what? We call it the material culture. क्या बोलते हैं हम इसको?
क्योंकि हम इन मटेरियल्स की वजह से सरवाइव कर सकते हैं, और ये मटेरियल्स हम नहीं बनाए है। अगर आप अपने आसपास की लाइफ को देखें, जस्ट सी अराउंड योरसेल्फ एंड यू आर सराउंडेड बाय सो मेनी मटेरियल्स व्हिच आर क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड। यस और नो? डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? Right, everyone? Please let me know. Guys, I want the response. वरना मैं भी आपकी तरह सो जाऊंगा। Perfect. So you have understood that human beings is something called as culture. ये बात समझ में आ गई? You also understood that in culture, the things that we have created around ourselves, for example, even the platform on which we are talking today, the internet, the camera, this board, this TV, this chat box, all of these are creations of the mankind or not? And they can fall in what? The material culture. While those aspects of the culture which are present in our mind, which are present in our thoughts, which make us act in particular ways, is called as what? The non-material culture. Is called as non-material culture. So one thing where we have established is human beings are biological beings, and human beings have something called as culture. And we want to address a fundamental question that how did we become the biological beings that we are today? And second question that we want to address is, how did we become the cultural beings that we are today? Meaning, human beings might have evolved. Darwin has told us already that human beings, like any other animal on this planet, have evolved from the previously existing species. And during this whole course of evolution, there might have been certain changes that might have happened. कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हुए होंगे जिनकी वजह से हम शायद एक चीज जिसे हम बोलते हैं कल्चर, वो बना पाए होंगे। I hope you're understanding this thing. There might have been certain biological changes that would have happened in the human beings, which have enabled them to have something called as culture, both material and non-material. So if we talk about the biological aspect of the human beings, biologically, you might find out later that there were many species of the human beings before the present species of Homo sapiens. We all are Homo sapiens. Before that, there were so many other species. For example, there was a species called as Homo habilis or Homo erectus or Homo neanderthalensis, and we are Homo sapiens. Meaning we have evolved from these past species. In fact, even before that, there were certain ape-like species which were ancestral to the modern human beings. In fact, if you look at the living beings, humans are the closest to the modern apes in terms of biological evolution. Humans किनके closest हैं? Apes के. Apes कैसे? Chimpanzees को हम apes बोलते हैं.
गोरिल्ला को हम एप्स बोलते हैं, ओरांगुटान को हम एप्स बोलते हैं, और फिर गिबॉन, सियामांग, इनको लेसर एप्स बोलते हैं। इन सभी में से ह्यूमन बीइंग सबसे क्लोजेस्ट है चिंपैंजी के। 99% जेनेटिक मटेरियल दोनों शेयर करते हैं। और अगर हम आज के एप्स को ह्यूमन से कंपेयर करें, अगर हम आज के एप्स को ह्यूमन से कंपेयर करें, तो एक बात हमें क्लियर होती है कि क्या डिफरेंस हमारे अंदर आया होगा। भाई एप और ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग्स चिंपैंजी से इवॉल्व नहीं हुए हैं। एक्चुअली चिंपैंजी और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ होगा एक टाइम पे, जिससे एक ब्रांच चली गई एप्स में, एक सेट ऑफ पीपल इवॉल्व हो गए ह्यूमंस में। सिंपली अगर अपन सोचें, इफ वी थिंक सिंपली, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So we have to do reverse engineering, because all we know is what is happening today, and then we are going to look how things might have been in the past, and if we are able to somehow get some evidence for that. तो अगर आज मैं आपको एप्स को, ह्यूमंस को चिंपैंजी से कंपेयर करने के लिए बोलूं, तो कुछ चीजें बहुत क्लियर कट आपको दिखेंगी, कुछ चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी। जैसे अगर आप ह्यूमंस को देखेंगे और आप चिंपैंजी को देखेंगे, तो चिंपैंजी के अंदर आप देखेंगे कि वो 4 पैर पर चलता है? और ह्यूमंस कैसे चलते हैं? 2 पैर पर। डू यू ऑल एग्री? इस 4 पैर पर चलने वाली स्टाइल को हम बोलते हैं क्वाड्रूपेडलिज्म। The style of moving around or walking using 4 limbs, 1, 2, 3, 4, is called as what? Quadrupedalism. While if you look at human beings, how do they move on the planet Earth? Only by 2 limbs, called as bipedalism. I hope every one of you is understanding this thing. I hope every one of you is understanding this thing. Yes or no? Right? This is bipedalism. This is what? Quadrupedalism. So it makes us wonder that there might have been a time when human beings might have become bipedal. But during the course of evolution only, we would have become bipedal or not? During the course of evolution only, the human beings might have become bipedal. Right? So what happened because of bipedalism? In fact, in the whole course of human beings, what has made human beings exclusive or different from the other animals is bipedalism only. Why? Let me tell you. When human beings became bipedal, they were not required to use all the 4 limbs for walking. Were they required? Just tell me. No, they were not required. उनको जरूरत ही नहीं थी 4 लिम्ब पे चलने की, यानी कि उनके 2 लिम्स फ्री हो गए. Their 4 limbs got freed. They were not required for walking. We call that process as locomotion. क्या बोलते हैं उसको? Locomotion. So for locomotion, do we require 4 limbs? No, we require only 2 limbs. Chimpanzees might require 4 limbs. When our 4 limbs got freed, we started witnessing changes in our palm also. If you look at the human palm, it is very different from the palm of the chimpanzees. आप खुद जाके इंटरनेट पे सर्च करके देखना, क्लास के बाद में, अभी मत देखना. आप देखो कि चिंपैंजी का हाथ कुछ ऐसा होता है जिसमें अंगूठा उसका चिपका रहता है, और ह्यूमन बीइंग्स का थंब बिल्कुल अपोजेबल, एकदम फ्री है. And this has actually helped us in so many ways. How? This freed thumb, इसको हम बोलते हैं opposable thumb. This opposable thumb has provided us the capability of power grip as well as precision grip. If you think about yourself,
You are able to write because your thumb is opposable. Imagine if your thumb was not there. Imagine if your thumb was like this. Would you be able to write? Tell me. You would not be able to write, right? So what changed after bipedalism? Because of bipedalism, forelimbs got freed, thumb became opposable, provided us with a capability. And actually, we could use these two limbs for any other purpose. And how did we use it? Human beings use these four limbs for altering the naturally occurring substances, which were stones. And we started altering them and creating what? जिसको हम बोलते हैं stone tools. आ रही कहानी समझ में? Through this, what did we do? We actually started creating stone tools. You might have studied it in prehistory. Ancient वाले में पढ़ा होगा आपने, stone tools बनाए इंसान ने, early man ने. वो early man कौन था? तो humans started to create what? These stone tools. तो अब आप सोचो, if you look at these stone tools का आदमी यूज क्या करेगा? कुछ ना कुछ यूज करेगा. हो सकता है ऐसे जानवर को भगाएगा, या किसी मरे हुए जानवर को खाएगा, या कोई पेड़ से फल तोड़ के खाएगा. कुछ ना कुछ होगा. टूल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग that is used for doing something, that is a tool. For example, if this is a tool, I use it to write on this board, that is why it is a tool. किसी भी चीज की कोई वैल्यू, किसी भी चीज को मैं यूज कर सकता हूं, उसे टूल बोलेंगे. Right or wrong? It is called as a tool because I can use it for some purpose. Getting my point? तो ठीक उसी तरह से humans ने क्या बनाया? Stone tools. Humans created what? Stone tools. और stone tools किस पार्ट में आएंगे कल्चर के? मटीरियल कल्चर में आएंगे. Stone tools will be part of which culture? Material culture or not? Stone tools will be part of the human beings as material culture or not? Yes, no. Meaning whatever we are today, we started this at some point of time. In fact, the creation of the stone tools set in motion the whole human culture, the whole material culture, which was actually a result of our biological changes. Which was actually what? A result of the human biological changes. That changes happened in the human biology during the course of the evolution, which enabled the human beings to create certain things. First ones were stone tools. Stone tool बनाया हमने तब, और आज हम जा रहे हैं मार्स के ऊपर, हम जा रहे हैं मून्स के ऊपर, हम वॉरफेयर लड़ रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी निकाल ले रहे हैं, नैनो स्केल पर चले जा रहे हैं. All of this has been possible because of things that have changed over a period of time, because of the biological changes that have happened over a period of time. Do you all agree to this or not? Is it interesting or not? We knew about these things, but anthropology puts everything in perspective. Right? So biological changes happened, which enabled us to have culture. In fact, जो evidence है, it suggests that the first thing that happened with the human beings was bipedalism. It helped us in freeing up of the forelimbs. This helped us in creating stone tools. And only after that, our brain size increased. Because of which we could develop what? Non-material culture. और stone tools जो बने थे वो क्या हो गया? Material culture.
Material culture and non-material culture. Yes or no? यानी कि anthropology helps us understand how we became the biological beings that we are today. कि कौन सी स्पीशीज से जिससे इवॉल्व होकर ह्यूमन बींग्स आज ह्यूमंस बने, कौन सी लिविंग स्पीशीज है जिनसे आज हम क्लोजली रिलेटेड हैं, एंड हाउ डिड वी हैव दिस कल्चर. If you remember, you might have studied it in history. The stone tool cultures are called as what? Paleolithic cultures or not? In fact, the first stone tool was created in which period? Lower Paleolithic period or not? सुना है सब नहीं है? So anthropology does not just stop at this idea that beginning of tools was lower Paleolithic. It also wants to address why humans could make these things. What was the reason behind this thing? How was it even possible for the human beings to create such a thing? Are you getting my point? So we have fairly established in this discussion that there are biological aspects of the human beings that are to be studied. There are cultural aspects that are to be studied, and we have also proven one thing, that biological changes helped us in evolving something called as culture. In fact, there are so many things which are cultural which have also helped us in evolving our biology. तो मतलब आज हम इंसान को देखें तो हमें ये पता लगेगा कि यार सब कुछ तो इंसान का खुद का बनाया हुआ है. The food that we are eating is something that we grow ourselves. It is not something that occurs naturally. है? So human beings live in a cultural world. Human beings live in what? A cultural world. There was one environment which was natural environment. उसमें से हमने चीजें चेंज कर करके हमने हमारा cultural world बना लिया. Right? And anthropology is a quest of addressing all these curiosities about the mankind. Right? So the definition that we looked at in the beginning, what did Herzkovitz say? Herzkovitz ने हमें बोला था कि anthropology is actually the study of man and his works. Is this definition making sense to you now? Does this definition make any sense to you now? Man मतलब biological, works मतलब culture. In fact, he has gone on to say what? Culture is the man-made part of environment. और कल्चर में क्या आ जाएगा? Be it material culture, be it non-material culture, all of these things are what? Creation of mankind or not? I hope every one of you is understanding this thing. आ रहा है इंटरेस्ट? आ रहा है मजा? है? ये काफी इंटरेस्टिंग बात ह्यूमन बींग्स के बारे में, जो शायद और कोई डिसिप्लिन नहीं पढ़ता है. इतने अलग एंगल से, और ये एक साइंटिफिक एंगल है, through which anthropology is trying to understand a very fundamental thing about the human beings. Then you see, anthropology is studying biological characteristics, present one, how they have evolved from the previous species. It is studying that also. It is studying culture.
It is studying culture and its origin, meaning anthropology does not just stop here. It wants to study the past biological changes that have helped in evolving the modern humans. Yes or no? Past padta hai. It is interested in studying the past cultures which have helped us in evolving into modern cultures. And it also wants to study what? How we are today. For example, human beings have been created by the process of evolution. It also is interested in studying what? How or what kind of biological variations exist in the biological human beings that we are today. If you see the human populations, you will find all of them look differently. Some people have dark skin, some people have taller heights, some populations have small height. What is the reason behind that thing? Meaning, it is not just interested in studying the human beings of the past, it is also interested in studying the human beings of the present. It is not just interested in studying the cultures of the past, it is also interested in studying what the cultures of the present. Meaning, anthropology wants to study the man and his works in time and space. Anthropology wants to study the man and his works in time and space. And if you look at the culture of the mankind, if you look at the culture of the mankind in the present times, marriage is a human creation, family is a human creation, kinship and the relatives, they are a human creation, economic organizations are human creation, political organizations, they are human creations, religion is a human creation. Tribal societies, caste, village, everything is what? A human creation. So it wants to understand you biologically, it wants to understand you culturally. The discipline wants to understand the human beings biologically, both past and present, culturally, both past and present, and the different dimensions of the culture in the present times, material, non-material. In non-material, marriage, family, kinship, economy, political organizations, religious organizations, how exactly do the humans live? And there is no other discipline which can do that thing. Economics is also only going to study the economic aspect of the mankind. Political science is going to study what? The political aspects of the mankind. But anthropology, it is going to study almost every aspect of the mankind. Biological, cultural, incultural, marriage, family, kinship, culture, economy, political science, everything. And both in time and space. And both in correlation to each other. Biological aspects correlated to cultural aspects. इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को बोला जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी is a holistic discipline. And because it does not leave aside any aspect of the mankind, it studies almost everything or every aspect of the mankind. Kluckhohn said that out of all the disciplines which are studying various aspects of the mankind, anthropology comes the nearest to the total study of mankind. Comes nearest to the total study of the mankind. Do you all agree with me on this or not? And even if you open the syllabus, these are the things that are mentioned in your syllabus. If you look at the anthropology syllabus, you will understand that it has biological anthropology, it has social cultural anthropology. In social cultural anthropology, you have theories, you have culture as an idea, you have marriage, you have family, you have kinship, you have economic organizations, you have political organizations, you have religious organizations. In paper too, you have tribes, you have caste, you have village. Hey, interesting. And does it satisfy? Does it justify its name of being the scientific study of the mankind?
Is it justifying its name? Everyone, tell me. Does the discipline justify its name? Okay, guys? So keep this very fundamental thing in your mind. With this, my suggestion to you is start it on a positive note. We're going to start our classes, right? And we are going to study it in this fashion. It is as interesting as whatever we have studied today. And we are going to study everything in this sequence and this fashion only. Now, what you have to do after this, I've already told you, you have to go through the previous year questions, etc. But not now, as of now. While you're starting, your first go-to book, first book that I want you to go through is the Kerala State SCRT books of anthropology of 11th and 12th class. Second, we will study, but before completing this, you should not jump onto any other book, which is your Amber and Amber. A very fundamental book. And then there are a few books which I'm going to tell you in the course of time when our course is going to progress. Okay? So can I expect from you that on this weekend, you're going to study, go and study the Kerala State SCRT book? My suggestion is, first बार में सब कुछ समझने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि जब आप शुरू में ही सब कुछ समझने की कोशिश करते हो तो आप कुछ भी समझ नहीं पाते हो. When you try to understand everything in the first go, you actually don't understand anything. So my point is, first get acquainted with the subject. पहले जान पहचान कर लेते हैं सब्जेक्ट के साथ में. नई किताब खरीद के लाते हैं ना, तो फिर इसको देखते हैं कि कितना बढ़िया डायग्राम्स हैं, कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी खुशबू आ रही है. ठीक उसी तरह से just open, just play with it, just quickly read it like a novel, so that you have a bigger idea about what anthropology is all about. Getting my point, guys? All of you? Right or wrong? समझ गए सब चीज? Nadeem Hasnain, we are going to study for paper 2. Nadeem Hasnain, Indian anthropology. Nadeem Hasnain, tribal anthropology. But not as of now. I'll mention the names if you want me to mention the names. Nadeem Hasnain, Indian Anthro, and tribal anthropology. And we are not going to study from P. Nath at all, because P. Nath is a pretty complicated book. It is not anthropological, it is actually biological. I think P. Nath is the one which has introduced phobia in the minds of the people. Right? We are going to use Amber and Amber as the base, and we are going to build from here in our classes itself about the physical anthropology, which students fear a lot. Fine, guys? And I've already given you my number. Please drop me a message. I'll add you to the group where we should communicate directly. Don't trust ChatGPT, trust your teachers. Rajkumar?
I'm telling you from experience, peanut doesn't serve any purpose. It is going to actually complicate things for you. We want to understand things from what is important for us to understand from exam perspective. And that is on me. Because you see, I'll suggest you a few foreign author books. And they actually are anthropological in their orientation. Actually, Peanut is not anthropological in the orientation. Peanut is purely biological. And anthropology is not just biology, it is biology and culture. It is a biocultural science. Because it wants to study the biological aspects, it wants to study what? The cultural aspect. In fact, it is said about the anthropology that out of all the, it is said about the anthropology that is the most scientific amongst the humanities. And it is the most humanistic amongst the sciences. So there is a particular way, there is a particular approach of studying and building upon anthropology. Got it, guys? I hope this is clear to everyone. Use your time on the weekend. Plus, a very important thing for you is that there are 5 recorded lectures. There are 5 recorded lectures that you will find on the portal. Do watch them. Do watch them to further understand the various aspects of anthropology, because that will be like a very fundamental thing for you. Right? I want every one of you to go and watch these 5 lectures on the portal. Will you do that for me? If you don't find them, ask me. I'll ask the team to share it with you. Okay? So I think with this, let's conclude this session. I hope you got some insights. You understood a few things about how we have to approach the anthropology in the first place. 1, we have to understand things properly. 2, we have to curate them through PYQs from the exam perspective. Okay, guys? Any questions in your mind? Okay, I'll ask the team. They'll just share it with you. Okay, Shika? There will be a blue folder by the name orientation. Because you don't have NCRTs, Rajkumar, for anthropology. That is ironical. But CBSE does not teach anthropology. That is why Kerala State SCRT books are like your NCRTs only. You will find NCRT for all the other subjects, but surprisingly not for anthropology. Right? Chalo to, all the best. Let's start from Monday, the classes. And you start reading the books plus the lectures that I've told you. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।